जातक के जिंदगी में सब कुछ करने के बाद शांति आएगी। ऐसा जातक भोग कर लिया, वासना कर ली, ठीक है, दिन रात अपने को छरित कर लिया, अपने सारे तमन्नाएं खत्म कर ली और अंत में ठंडा पड़ गया दूसरे स्थान पे। चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। आज का वीडियो का संदर्भ क्या है? जन्म कुंडली में दूसरा घर धन भाव को बताता है। धन भाव के अलावा क्या बताता है? धन भाव पे यदि षष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश की युति या दृग योग हो जाए तो आदमी के पास धन की क्या कंडीशंस रहेंगी। है ना बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, क्योंकि धन नहीं है मनुष्य के पास तो वो बेकार है। बिना धन के कोई पूछता नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज है, धन के अलावा मनुष्य के पास संस्कार भी आवश्यक है। संस्कार का घर भी दूसरा है। क्यों? क्योंकि दूसरा घर संस्कार के बिना मनुष्य को बोलना अच्छा नहीं सिखाता। अच्छा, बोल वही पाता है जिसके पास, जिसका पेट भरा हो। इसलिए धन की आपूर्ति बहुत आवश्यक है। अब यहां पर हम धन के विषय को लेकर के कुछ पार्ट में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जो धन से संबंधित जिज्ञासा रखने वाले जातक हैं वो पूरा अंत तक अवश्य ही देखेंगे। हालांकि मेरा कोई फायदा या नुकसान कहूं तो नहीं है। फायदा इतना है कि जनमानस तक हमारी आवाज जाए और जनमानस को ज्योतिष के इन तथ्यों का पता लगे। देखो भैया, ज्योतिष में अगर बहुत बारीकी में जाओगे तो इतना प्रगाढ़ ज्योतिष है कि इसको जान पाना आकाश के तारे गिनना या धरती के धूलि कणों को गिनना जैसी बात होती है। काल चक्र बड़ा सूक्ष्म है, लेकिन मोटी मोटी बातें अगर आप जान जाते हो तो ज्योतिष के विषय को लेकर के किसी भी तरह से कोई आपको बरगला नहीं सकेगा। इसलिए आपको मैं विषय देता रहता हूं। अब कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो सच बताऊं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा विधान है, ऐसा मार्ग है जिसमें प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। चूंकि मैं 35 साल से प्रैक्टिस ही कर रहा हूं और उन लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ मिलकर के फलादेश किया है, उनके जीवन में वैसा कुछ आया और उन्होंने मुझे बताया, फिर मैं आपको उस अनुभव का थोड़ा सा बांट रहा हूं ज्ञान। अब आपको लेना है या नहीं लेना है ये तो आपकी इच्छा है। पसंद नहीं है तो आप बिल्कुल मत लीजिए। लेकिन अगर आपको पसंद है, आपको जीवन में आगे बढ़ना है, तो आप ज्योतिष का ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। प्रत्येक वीडियो देखिए ध्यान से, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैं पहले कह चुका हूं प्रैक्टिस कर रहा हूं भैया। कई लोग कमेंट करते हैं, तो जिन लोगों को बहुत आता है मैं उन लोगों से भी यही कहूंगा कि भैया अभी कुछ नहीं जानते हो, प्रैक्टिस करो। ब्रह्मा नहीं जानते हैं, उस परमात्मा की सत्ता को जानने की क्षमता किसी में नहीं है। वही परम ज्योति है, वही परम सत्य है, वही ईश्वर सिर्फ। और उस ईश्वर को जानना बड़ा कठिन काम है। गुरु कृपा के बिना नहीं जा सकता। आपके पास श्रद्धा नहीं है तो आप ज्योतिष तो क्या कुछ नहीं जान सकते हो। अगर श्रद्धा है तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए हम चर्चा करते हैं ज्योतिष के इस विषय को लेकर के कि जब षष्ठेश या अष्टमेश या द्वादशेश धन के साथ
धन भाव के साथ, कुटुंब भाव के साथ युति करता है या दृढ़ योग बनाता है, युति का मतलब होता है उसके उस ग्रह के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फर्ज करिए आपका कन्या लग्न है। अब कन्या लग्न के 11वें स्थान पे, 12वें स्थान पे सिंह लग्न आता है और ठीक दूसरे स्थान पे तुला लग्न आता है, बीच में कन्या है। अब बीच में कन्या का स्वामी बुध है और किनारे सूर्य है और दूसरे भाव का स्वामी शुक्र है। अब यहां पर ही सारा खेल है। शुक्र क्या हो गया? द्वितीयेश हो गया। अब शुक्र यदि द्वादशेश के साथ होगा तो इसको कहते हैं युति। शुक्र पर यदि द्वादशेश की दृष्टि होगी, ठीक है, तो ये हो गया दृढ़ योग। तो दृढ़ योग और युति का तात्पर्य समझ गए होंगे। अब आइए, जन्म कुंडली में अगर आपका धनेश द्वादशेश के साथ युति कर रहा है तो द्वादशेश कैसा है? द्वादशेश आपके जन्म कुंडली में जो लग्न है उसका 12वें घर का स्वामी कैसा है? तमोगुणी है, रजोगुणी है, सात्विक है, स्त्री ग्रह है, पुरुष ग्रह है, नपुंसक ग्रह है, अग्नि तत्वीय है, जल तत्वीय है, आकाश तत्वीय है, वायु तत्वीय है, कौन सा ग्रह है? अब यदि आपकी जन्म कुंडली में द्वादशेश अग्नि तत्वीय है, ठीक, अग्नि तत्वीय है द्वादशेश, और द्वादश स्थान क्या है? भोग का स्थान है, व्यय का स्थान है, क्षरण का स्थान है, चाचा का स्थान है, छोटी बुआ का स्थान है, ठीक है, मामी का स्थान है। अब अग्नि तत्व है तो अग्नि तत्व अगर 12वें घर में, 12वें घर का मालिक अग्नि तत्वीय राशि वाला है, वो क्या करेगा? जब दूसरे भाव के साथ कहीं युति कर लेगा तो ऐसी स्थिति में मनुष्य के अंदर भोग वृत्ति होती है। अग्नि तत्वीय, कामाग्नि, भोगाग्नि, वासना, अनैतिक संबंध और वेश्यावृत्ति, वेश्यालय में खर्च करना इत्यादि। यदि दूसरे घर में जल तत्व हो जाए तब वो अग्नि तत्व वाला आकर के जल तत्व में अपना जो भी आहुति डालेगा क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। अग्नि तत्व का स्वामी जल तत्व में जब आएगा तो एक फायदा जरूर करेगा, जातक के जिंदगी में सब कुछ करने के बाद शांति आएगी। ऐसा जातक भोग कर लिया, वासना कर ली, ठीक है, दिन रात अपने को छरित कर लिया, अपने सारे तमन्नाएं खत्म कर ली और अंत में ठंडा पड़ गया, दूसरे स्थान पे बचा ही नहीं कुछ पैसा। अब चलिए हम बात करते हैं दूसरी। यदि अग्नि तत्वीय है द्वितीय द्वादशेश और द्वितीय भाव के साथ युति करता होगा तो अग्नि को हवा बढ़ाता है, अग्नि को हवा प्रबल करता है, भड़काता है। फिर क्या होगा? जब द्वादशेश अग्नि तत्व होगा और द्वितीयेश, एक एग्जाम्पल है, अभी इस बात को पकड़िएगा नहीं, द्वितीयेश वायु तत्व होगा तब क्या करेगा? आपका धन अभी खत्म नहीं करेगा, आपका धन और हवा दे करके, बढ़ा करके भोग इत्यादि में और खर्च करवाएगा। इसका मतलब क्या है कि अभी आपके कई और जन्म तक यह कमाई चलती रहेगी जो आपने जल तत्व पे अग्नि तत्व मिलता है। तो अब
ऐसा व्यक्ति जिसका अग्नि तत्व और जल तत्व का मेल हो जाएगा तो क्या करेगा, वो अपने धन को परमार्थ कार्य में खर्च करेगा, उसका भोग परमार्थ होगा, ईश्वरीय मार्ग में खर्चा करेगा, है ना। देखो, अग्नि, पृथ्वी, वायु, फिर जल आता है। अगर 12वें घर में अग्नि तत्व होगा तो दूसरे मतलब लग्न में पृथ्वी तत्व होगा, और ठीक लग्न से दूसरे जल तत्व होगा, वायु तत्व होगा। इसका मतलब अग्नि तत्व वायु तत्व के साथ अगर मिलेगा तो आपका धन संपत्ति रुपया पैसा बढ़ेगा और सत्कर्म में आपका पैसा खर्च होगा। अब कैसे? भोग भी करोगे, योग भी करोगे। मान लीजिए आपका मेष द्वादशेष मेष है, ठीक, आपका लग्न है वृष और द्वादशेष हो गया मंगल, ठीक दूसरे घर में धन भाव में मिथुन वायु तत्व है। अब यदि मंगल मिथुन के साथ दूसरे घर में आकर के मिल जाए तो मिथुन वायु तत्व अग्नि तत्व को बढ़ाएगा। ऐसा व्यक्ति बातूनी बहुत होता है, गर्म मिजाज का होता है, और वो अपने क्षत्रियत्व में रह करके, क्रोध में रह करके, दिखावटी में रहकर, प्रदर्शन में, शो ऑफ में बहुत ज्यादा अपने पैसे को खर्चा करता है, क्योंकि वायु ने भड़काया स्वभाव में और तब उसने खर्च कर दिया। और बाद में अब क्या करता है, मंगल अगर हुआ तो बुध की राशि में, बुध के साथ मिला हुआ होगा, क्योंकि मंगल बुध परस्पर बनती नहीं है, शत्रु हैं। अपनी बुद्धि का तर्क दे करके मंगल को बुध भड़काएगा और उसका धन, उसका बल, उसका वीर्य, उसकी संपत्ति एक जन्म नहीं कई जन्म तक खर्चा करवाता रहेगा। ठीक, मंगल बुध यदि हो गए तो क्या होगा, बुद्धिमान जातक, वाक कुशल जातक, कोर्ट कचहरी मुकदमा लड़ने वाला जातक, पुलिस डिपार्टमेंट से लाभ लेने वाला जातक, दलाली करने वाला जातक और वकालत इत्यादि से धन कमाने वाला जातक एवं प्रवक्ता बन करके ऐसा जातक पैसा कमाता है और खूब उड़ाता है, खूब खर्चा करता है। अब इस बात को ध्यान पूर्वक समझिएगा, वीडियो बड़ा होता है लेकिन आपको अगर तर्क सहित चलना है, वीडियो बड़े को देखना ही नहीं है, तो आप समझ पाओगे हमारी भावनाओं को। मान लीजिए अग्नि तत्व वायु तत्व में आ गया, अब अगर जल तत्व है 12वें घर में, जल तत्वीय राशियां कौन सी हैं वो आपको पता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। प्रथम राशि अग्नि, दूसरी पृथ्वी, तीसरी वायु, चौथी जल, यानी कर्क राशि जल, ठीक है। फिर पृथ्वी, ठीक, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, यानी कि वृश्चिक भी जल तत्व, वृश्चिक, धनु, मकर, वृश्चिक, धनु, धनु, मकर, कुंभ, मीन, फिर जल तत्व। तो यदि जल तत्व में आपका अग्नि तत्व समाहित हो जाए, पृथ्वी, अग्नि, पृथ्वी, वायु, अब पृथ्वी तत्व, क्योंकि तीसरा पॉइंट देखना हमने, सेकेंडली अग्नि के बाद पृथ्वी आता है। अगर पृथ्वी तत्व 12वें घर में है, 12वें घर में पृथ्वी तत्व है, तो लग्न होगा वायु तत्व और धन हो गया जल तत्व। जल तरल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, पृथ्वी, वायु। अब पृथ्वी यदि जल में गई तो क्या होगा, समाप्त हो जाएगी, पानी में घुल गई, पृथ्वी कण कण बन गई। ऐसे अवस्था में यदि पृथ्वी तत्वीय राशियों का जल तत्वीय राशियों के साथ तालमेल होता है, धनेश और द्वादशेश की स्थिति बनती है, तो आदमी के पास अपना थोड़ा पैसा
एक मुट्ठी भर का ढेला लिया और ढेर से पानी में डाल दिया तो क्या हो गया, वो मुट्ठी भर का ढेला गल करके कणकण हो गया, बचा कुछ नहीं, पानी पानी हो गया। देखा होगा आपने कि लोग कहते हैं कि पैसा कमाया पानी में गंवाया, पैसा कमाया भोग में गंवाया, पैसा कमाया इधर उधर के कार्यों में गंवाया। अब यहां सीधी सी बात है, समझिएगा। तो अग्नि पृथ्वी वायु जल, जल तत्व के बाद तत्काल अग्नि तत्व, फिर पृथ्वी तत्व। लिहाजा यदि अग्नि तत्व है और दूसरे घर में वायु तत्व है तो ऐसे जातक के पास धन संपत्ति रहेगी, लेकिन बात में स्वभाव में क्रोध रहेगा, कामी भोगी विलासी जातक होगा। वो फुफेरी बहन, चचेरी बहन और कई ऐसे रिश्ते, उनकी तरफ ना देख करके स्वार्थपरता की तरफ देखेगा और खूब ऐश आराम से पैसा कमाएगा, उड़ाएगा, गंवाएगा। क्योंकि द्वादश स्थान क्षरण का स्थान, भय व्यय का स्थान, दिलेरी के साथ खर्चा करो था। अब द्वादशेश यदि शुभ है और दूसरे घर में आकर बैठ गया, समझ लो बृहस्पति है, दूसरे घर में आकर बैठ गया, तो ऐसे व्यक्ति के पास वाक कुशलता, वेद वाणी, धर्मनिष्ठा, प्रदर्शन, धर्म का प्रदर्शन, यदि बृहस्पति दूषित नहीं है तो ऐसा व्यक्ति अपने धर्म का प्रदर्शन ही नहीं, कर्मठ होगा, धार्मिक होगा। जिसके पास बैठेगा अच्छी बात बताएगा अपनी वाणी से, अपना पैसा उसको खर्च करके उसका काम बनवाएगा, यदि द्वादशेश धन स्थान पर शुभ बैठा होगा तो। अब द्वादशेश अगर शुभ स्थान पर बैठा है तो शुभ स्थान द्वादशेश द्वितीय स्थान क्या है, कुटुंब है। यदि बृहस्पति होगा द्वादशेश और द्वितीय स्थान पर बैठ जाएगा, बृहस्पति द्वादशेश कब होगा, एक जब मेष लग्न होगा जातक का तब, और एक मकर लग्न होगा तब। मेष लग्न होगा तो ठीक 12वें में मीन आ गया, मकर हुआ तो 12वें में धनु आ गया। ऐसी अवस्था में धनु लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, मकर लग्न जब होगा तो 12वें घर में धनु होगा, और जब मेष लग्न होगा तो 12वें घर में का मालिक बृहस्पति होगा। बृहस्पति यदि द्वादशेश है और धन स्थान पर बैठा है तो ऐसा जातक कर्म कांड के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से, विद्या के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से धन संपत्ति अर्जित करके समाज के प्रति अपनी सेवाएं समर्पित करेगा, समाज को कुछ सिखाएगा, कुछ बताएगा। लेकिन द्वादशेश यदि शुक्र हो जाए, दूसरे स्थान पर बैठ जाए, तो ऐसा जातक भौतिक जगत में धन संपत्ति, हीरे जवाहरात, सोना चांदी से लदा फंदा होगा, लेकिन भोगी होगा। स्त्रियों के आकर्षण में फंसा होगा, वेश्याओं के आकर्षण में फंसा होगा, सौंदर्य प्रिय उसका स्वभाव होता है, उसको नैतिक अनैतिक समझ में नहीं आता। ठीक है, चलिए, यदि द्वितीय स्थान पर कर्क राशि आ जाए और द्वादशेश शुक्र, अब देखिए द्वादशेश शुक्र आ जाए तो पंचमेश, ऐसी अवस्था में ऐसे जातक के पास मुख सुंदर, वाणी सुंदर, गायन कला में निपुण और लोगों को रिझाने वाला, खास तौर से महिला वर्गों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला जातक खूब समाज में नाम, यश, कीर्ति, धन संपत्ति कमाता है और उड़ाता है, खर्च करता है, धनवान होता है, भोगी होता है। यदि द्वादश स्थान का स्वामी बुध हो जाए और द्वितीय स्थान पर आकर बैठ जाए या द्वितीय के साथ अपनी युति बना ले, तो जातक के कुटुंबी जनों का पालन पोषण करने वाला
स्वयं होता है जातक, अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला स्वयं होता है, छोटे बहन भाई माता पिता सबका ध्यान करने वाला होता है, क्योंकि द्वितीय स्थान कुटुंब है। ऐसी अवस्था में ऐसा जातक यदि बुध दूसरे घर में बैठा होगा, बेशक द्वादशेष है, तब भी वह वाक कुशल, वाक चातुर्य, विद्वता से युक्त, अपनी धन संपत्ति को न समझ करके समाज के लिए अपनी सेवाएं समर्पित करने वाला जातक परम विद्वान, विदुषी, महिला हो तो विदुषी और पुरुष हो तो विद्वान, और अपने धन संपत्ति को वाणी से, वांग्मय से कमा करके और समाज के प्रति अर्पित करता है। यदि शनि हो जाए द्वादशेष और धन स्थान पर बैठ जाए तो भैया एक तो ऐसा व्यक्ति बड़ा कठोर वाणी बोलने वाला होता है, ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी को भी मतलब दंड देता है। यदि शनि हो जाए द्वादशेष और द्वितीय स्थान के साथ कहीं द्वितीय और द्वादशेष की युति हो जाए तो ऐसा व्यक्ति एक विवाह के बाद संतुष्ट नहीं होता, उसके अन्य विवाह भी होते हैं, कौटुंबिक कलह रहती है, शनि कलह जरूर करवाएंगे दूसरे घर में। ऐसा आदमी जब कोई बात बोलेगा तो कड़वी बोलेगा, स्पष्ट बोलेगा, राजनीतिक बोलेगा, दलीलें देगा, धन संपत्ति तो उसके पास रहेगी नहीं, आलसी होगा, नंबर 1 का निकम्मा निठल्ला होगा। द्वादशेष हमने कुछ कुंडलियां देखी इसलिए बता रहा हूं। हो सकता है कि आपका द्वादशेष किसी अच्छे ग्रह से युत हो तो ऐसी अवस्था ना हो, अन्यथा ऐसी अवस्था करेगा। दूसरे स्थान पर राहु बैठा हो तो क्या है, राहु भी आपके धन में आग लगाएगा, मुख पे चोट लगाएगा, नेत्र में चोट लगाएगा, परिवार में कलह करवाएगा, पत्नी की सेहत को खराब करेगा, चरित्र को खराब करेगा, आपके चरित्र में कलंक अवश्य ही देगा। और कभी कभी शनि राहु बुध की, शनि राहु इत्यादि की युति हो जाए तो एक से नहीं अनेक पत्नियों का, अनेक स्त्रियों का मरण हो जाता है और वैवाहिक सुख ही नहीं होता, कौटुंबिक सुख ही नहीं होता। ऐसा व्यक्ति प्रायः पहाड़ों में, गुफाओं में रहने वाला यति सन्यासी बाद में हो जाता है, जब 50 साल की उम्र हो जाती है तो बड़ी बड़ी दाढ़ी रख ली और बड़े बड़े बाल हो गए, नशे व्यसन इत्यादि में अभ्यस्त रहने वाला फिर भी अपनी चापलूसी, अपनी कपट, अपना क्रोध नहीं छोड़ता, वाणी की वाचालता नहीं छोड़ता। अब हमारा कहने का तात्पर्य समझिए, जब भी जन्म कुंडली आप देखें, आपका लग्न क्या है, लग्न का स्वामी कौन है, द्वादश स्थान और द्वितीय स्थान का स्वामी कौन है, कौन से तत्व हैं, अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, उसके अनुपात से आपको अपनी धन संपत्ति का अनुभव घटते या बढ़ते क्रम में समझना चाहिए। कहने का अभिप्राय आप समझ गए होंगे, चरित्र का भी अभिप्राय आप समझ गए होंगे। द्वादश क्षरण है, स्खलन है, व्यय है, नुकसान है, चाचा हैं, बुआ हैं, ये पीड़ा ही तो देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये पीड़ा देते हैं और दूसरे स्थान पर आकर बैठ जाए तो चाचा और बुआ के माध्यम से धन संपत्ति मिट्टी में मिल जाती है, यदि शुभ ना हुए तो। मामी, चाची, चाचा और बुआ इत्यादि या उनका परिवार कौटुंबिक परेशानियों का दौर बना देते हैं। अब मूल रूप से हम फिर से आपको सचेत करते हैं, यदि आपकी जन्म कुंडली में द्वादशेष द्वितीय के साथ युति कर रहा है, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व इत्यादि में से कोई है, तो अपने धन संपत्ति का, अपने परिवार का, कुटुंब का मंगल या अमंगल समझ पाएंगे। इसलिए मैंने ये तात्विक चर्चा की है। अब दूसरे भाव को पूरे भाव से समझना। दूसरा भाव चाचा, मामा, मौसा, फूफा, कुटुंब, कुटुंब से संबंधित पिता, माता, पत्नी, परिवार से संबंधित कुटुंब का मतलब कुटुंब होता है। खान पान, रहन सहन,
जो व्यक्ति पैदा बचपन में होता है तो सबसे पहले उसको दूध की जरूरत होती है, तो दूसरा दूध का घर है, खान पान का घर है। यदि दूसरे घर में तामसी ग्रह बैठे होंगे तो ऐसे जातक के जीवन में खान पान, मांसाहार इत्यादि अमंगलकारी होगा। दूसरे घर में यदि शुभ ग्रह बैठे होंगे तो उसका खान पान शुभ होगा। तो बहुत बारीकी से आपको जन्म कुंडली के प्रत्येक पहलू को लेकर चलना है, समझना है। तो आप हर वीडियो में ऐसे बने रहिए और पूरा देखते रहिए। धीरे धीरे आपके अंदर वो खोपड़ी में घुसता जाएगा विचार। मैं ऐसे ही आपको जो दे रहा हूं, बड़ा समय गंवाता हूं अपना। मुझे चाहत नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है कि मैं आप सब लोगों को बताऊं। आज से बहुत साल पहले मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आप मुझे ज्योतिष बताएं, पढ़ाएं। सच बताऊं तो मुझे कुछ आता ही नहीं है। मुझे तो सदगुरु जो कह देते हैं वही मैं आप लोगों के सामने बोल देता हूं, और जो मुझे वाणी में आ जाता है वही मैं बोल देता हूं। और कभी नहीं, बहुत बार सच ही सब होता है। तो भैया, द्वितीय भाव और द्वादश भाव की यह यात्रा भी चलती रहेगी। इस भाव से संबंधित आपके प्रश्न, जिज्ञासा यदि इस वीडियो में कुछ शांत हुए, कुछ समझ में आया तो हमें जरूर बताइएगा। नहीं समझ में आया तो बताइए। फिर मैं एक बार कहूंगा, द्वादशेश द्वितीयेश, कुटुंब, व्यय, धन इत्यादि का सम्मिश्रण तालमेल होने पर जातक का जीवन तनावपूर्ण हो जाता है। एक बेचारा इधर हेड है और दाहिनी तरफ धन है, और बाईं तरफ, दाहिनी तरफ कुटुंब है और बाईं तरफ खर्च है। एक तरफ लाओ, एक तरफ खर्चा करो, पैसा बचता नहीं है। चाहे जितना कमाओ मिट्टी में मिल जाता है अपनी दौलत। चाहे गलत होगा तो भोग में और सही होगा तो योग में। अब योग में खर्च होता है तो अच्छा है। रामायण में लिखा है धन की 3 गतियां होती हैं। ठीक है, शास्त्रों का मत है। क्या? नंबर 1 दान। पहला नंबर है दान। धन की एक गति है दान, ये श्रेष्ठ गति है। धन की दूसरी गति है भोग। ये योग मध्यम है। आप अपने लिए ही धन कमा करके खाए हो तो क्या बहुत महत्वपूर्ण काम किए हो, ये भोग किए हो, पर अच्छा किए हो, कम से कम खाए तो हो। कुछ लोग होते हैं धन दान भी नहीं करते, भोग भी नहीं करते, तो क्या होता है अंत में? नाश हो जाता है। शरीर का भी नाश होता है, धन का भी नाश होता है। जो शरीर से, मन से वासनाओं पूर्ति के लिए धन कमाया और वो धन को न खा सके न दान दे सके तो विनष्ट हो गया, अंत में नरक जाना पड़ता है। इसलिए धन के इस भाव को समझने के लिए हम लंबी यात्रा आपसे करवा रहे हैं। बाकी और अभी यात्रा शेष है। शेष यात्रा में हम धन से संबंधित, द्वादश स्थान से संबंधित चर्चा करेंगे और तीसरे स्थान से संबंधित चर्चा भी करेंगे। हर एक घर में 12वें घर के स्वामी को लेकर के आपके साथ यात्रा करेंगे। यह यात्रा ज्योतिष से संबंधित है और इस यात्रा में आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, तभी पूरे वीडियो आप ध्यान से देखते हैं, अन्यथा आपके कमेंट्स भी हमारे पास ना आते। और एक बात, जिन लोगों के कमेंट्स हैं हमारे पास, हफ्ते में एक बार उन कमेंट्स को छांट करके उत्तर अवश्य ही उनको मिलेंगे। अब जैसे मेरे पास सदगुरु की दी हुई बुद्धि होगी उसके हिसाब से हम आपके साथ चर्चा करेंगे। अब लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।